नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष मिश्रा। आपका स्वागत है ज्योग्राफी पाठशाला ऐप पर। मुझे उम्मीद है कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और अच्छे ढंग से आप पढ़ रहे होंगे। हम अभी चल रहे हैं सेकंड जो बुक है आपका भारत के रेफरेंस में, भारत जनसंख्या घनत्व वृद्धि वितरण संगठन में चल रहे हैं, जहां हमने भारत में जनगणना कब शुरू हुई इसके बारे में बात करी थी। हमने इसके साथ में ये बात करी थी कि किस प्रकार से जनगणना जो जनसंख्या वितरण है उनको प्रभावित करने वाले कारक क्या है। इन कारकों के अंदर जो हमने सबसे पहला जो कारक पढ़ा था वो था भौगोलिक कारक। वो था भौगोलिक कारक। भौगोलिक कारक में हमने जैसे मृदा को पढ़ा, हमने जलवायु को पढ़ा, हमने भू आकृति को पढ़ा, धरातल को पढ़ा, आपने इन सभी कारणों को पढ़ा। अब हमारे पास में जो अगला कारण जो आएगा वो है आपका आर्थिक कारण। वो कौन सा है? आर्थिक कारण। आर्थिक कारक। देखिए, मैंने आपको पहले बता रखा है कि मनुष्य को अगर आप इसको संदर्भ में समझे खुद को लेके कि हम कोई विभिन्न कारण प्रभावित करेंगे। जैसे आपको जल की उपलब्धता भी है, तो जल की उपलब्धता ये सब चीजें क्या होगी आपको प्रभावित करेगी। जहां जल होगा, जहां अच्छे धरातल होगा, समतल, जहां जलवायु अच्छी होगी, जहां मिट्टी होगी, वहां आप खुद ही जाना पसंद करेंगे। उसी प्रकार से आर्थिक कारक में हम कैसे कारक ले सकते हैं? तो आर्थिक कारक में जो पहला कारक है वो है खनिज। वो कौन सा है? खनिज। देखिए, खनिज को हम यूं समझ सकते हैं कि अगर हम भारत के रेफरेंस से बात करें, भारत के अगर रेफरेंस से बात करते हैं, तो ये जो छोटा नागपुर का पठार का जो हिस्सा है, जो झारखंड वाला आता है, छत्तीसगढ़ वाला आता है, उड़ीसा वाला जो हिस्सा है, वहां पर आप देखेंगे वहां पठारी हिस्सा था, न भूमि उपजाऊ थी, समतल धरातल भी नहीं था। तो इस तरीके से ये सभी फैक्टर्स काम नहीं कर रहे थे। तो फिर मनुष्य क्यों गए वहां पर? इसलिए गए क्योंकि वहां खनिजों का भंडार था। क्या था? खनिजों का भंडार था। खनिजों का भंडार होने के कारण जो खनिजों का अजायब घर कहते हैं, इस कारण वहां खनिजों होने के कारण वहां पर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगी। जैसे इसको पढ़ेंगे हम, किसको पढ़ेंगे, तो टाटा आयरन स्टील कंपनी है वो लगी। वहां पर जब कंपनियां लगी, उद्योग लगे, तो वहां पर उनको रोजगार के लिए श्रमिक चाहिए थे, तो यहाँ पर मजदूर रहने लगे। तो वहां पर उनके लिए मान लीजिए विद्यालय चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए। बड़ी अर्थव्यवस्था के साथ छोटी अर्थव्यवस्था ने जन्म ले लिया और धीरे धीरे यहाँ पर बसाव होने लगा। तो खनिज के अंदर हम ये कह सकते हैं, हम इसमें जो उदाहरण ले सकते हैं वो ले सकते हैं छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का जो पठार है भारत का, छोटा नागपुर का पठार, यहां पर ये कह सकते हैं कि जब आजादी से पहले यहां पर जनसंख्या का बसाव नहीं था, लेकिन खनिजों की उपस्थिति के कारण वहां पर जब उद्योगों का केंद्रीकरण होता है तो वहां पर स्वतः ही जनसंख्या का बसाव होने लगता है। क्यों? क्योंकि वहां पर रोजगार मिल रहा है। तो ये वाले फैक्टर्स काम करेंगे। दूसरा हम काम करते हैं, इसके अंदर हम लेते हैं आपके परिवहन। क्या लेंगे? परिवहन। देखिए, परिवहन तो स्वतः ही आप, जब हम मनुष्य प्राचीन काल में था तब आपको पता है कि मनुष्य अपने जानवरों, पशुओं को परिवहन के साधन में काम लेता था। पहिए के आविष्कार हुए तो फिर उसके साथ परिवहन के साधन बदलने लगे। जहां जिस जगह परिवहन के साधन अच्छे होंगे वहां जनसंख्या का केंद्रीकरण ज्यादा पाया जाएगा। क्यों पाया जाएगा? क्योंकि उस क्षेत्र से वो लोग रोजगार के लिए या फिर मतलब उसके लिए, शिक्षा के लिए आसपास के क्षेत्रों में दैनिक प्रवास कर पाएंगे कि रोजाना आ सकते हैं या जा सकते हैं। तो ऐसे क्षेत्र में जहां पर जनसंख्या का, जहां पर परिवहन का साधन जो उच्च होंगे, जैसे दिल्ली है या जयपुर है, वहां पर आपकी सड़कें देखिए। तो ऐसे क्षेत्रों के अंदर जहां नगरों का विकास ज्यादा है, वहां पर परिवहन के साधन जो उच्च होंगे तो वो स्वतः ही जनसंख्या को आकर्षित कर लेंगे। और उसका पूरा मतलब, जैसे मुंबई है महाराष्ट्र में अगर करेंगे, वहां पर आप परिवहन के साधन अच्छे हैं तो वहां पर क्या होगा? जनसंख्या का बसाव पाया जाएगा। अब तीसरा आप ले सकते हैं नगरीकरण। नगरीकरण में हम देखेंगे, आप जयपुर ले लीजिए, आपके पास का क्षेत्र है, आप दिल्ली ले लीजिए, आप मुंबई ले लीजिए। कि नगरीकरण में क्या होता है? उच्च शिक्षा मिलती है, उच्च स्वास्थ्य, अच्छा स्वास्थ्य मिलता है, रोजगार के साधन मिलते हैं, अच्छे समान अवसर मिलते हैं, तो वहां पर जनसंख्या का बसाव ज्यादा पाया जाता है। जनसंख्या का वितरण पढ़ रहे हैं हम, तो जनसंख्या का बसाव ज्यादा पाया जाता है। आप इसमें लिख सकते हैं कि जो क्षेत्र या जो उच्च नगरीकरण होंगे तो वहां पर सुख सुविधाएं भी अच्छी होगी, वहां पर शिक्षा भी अच्छी होगी, स्वास्थ्य भी अच्छा होगा, रोजगार के साधन भी होंगे, तो स्वतः ही जनसंख्या का बसाव वहां पर पाया जाएगा। इस कारण जयपुर, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, यहां पर क्या है? जनसंख्या का बसाव बहुत ज्यादा पाया जाता है। आप चौथा इसमें ले सकते हैं औद्योगिकीकरण।
आप ले सकते हैं औद्योगिकरण। औद्योगिकरण को आप छोटा नागपुर नागपुर पठार से जोड़ सकते हैं, या आप यूं जोड़ सकते हैं कि जब आपको पता है कि जब हमारी पंचवर्षीय योजना आती है तो दूसरी पंचवर्षीय योजना पे उद्योगों पर जोर दिया गया था। क्यों दिया गया था? कि पिछड़े क्षेत्रों में लोगों का बसाव नहीं था, तो पिछड़े क्षेत्रों के अंदर विकास करने के लिए, लोगों को आकर्षित करने के लिए उद्योगिकरण को अपनाया गया और वहां पर पिछड़े क्षेत्रों के अंदर क्या किया गया? उद्योगों को लगाया गया। उसमें छोटा नागपुर का पठार भी था। वहां पर जब टाटा आयरन स्टील कंपनी है, अन्य कंपनियां लगी, तो लोगों को वहां पर लगा कि हाँ रोजगार मिलेगा, तो वहां जाना चाहिए, वहां पर रहने लगे। उनके समानांतर कई अर्थव्यवस्था का जन्म हुआ, जैसे वहां पर विद्यालय बने, अस्पताल बने। इस कारण औद्योगिकरण भी जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है। तो ये आर्थिक कारक हो गए, यानी खनिज हो गया, परिवहन हो गया, नगरीकरण हो गया, औद्योगिकरण हो गया, और ये कारक हमने पहले पढ़ लिए थे। अंत में जो आपके कारक आएगा वो है सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक। सामाजिक व सांस्कृतिक कारक, देखिए सामाजिक व सांस्कृतिक कारक को अगर सामान्य अर्थों में समझना चाहे तो आप यूं समझ सकते हैं कि एक जो व्यक्ति होता है, एक जनसमूह होता है, वो अपनी समान भाषा, वेशभूषा, रीति रिवाज, ऐसे लोगों के पास में रहना पसंद करता है। आप भी अपने गांव के आसपास देखते होंगे कि एक ढानी के अंदर समान जाति, समान समूह के जिनकी वेशभूषा अलग है, जिनके आचार विचार अलग है, वो रहना पसंद करते हैं। आप कहीं बाहर जाते हैं, कहीं घूमने के लिए जाते हैं या फिर शिक्षा के लिए जाते हैं, तो आप स्वतः ही देखेंगे कि आपके आसपास का क्षेत्र का व्यक्ति कहां पर है, बच्चा कहां पर है, तो आप वहां पर रहना, उससे कनेक्टिविटी महसूस करेंगे। तो सामाजिक सांस्कृतिक कारक ये एक तरीके से मनोवैज्ञानिक कारक है। इसको आप कह सकते हैं ये मनोवैज्ञानिक कारक है। तो जहां पर आपको समान संस्कृति, समान समाज, समान आपकी भाषा, रीति रिवाज के लोग मिलते हैं, वहां पर प्राचीन काल से जनसंख्या का बसाव होने लगता है, जनसमूह स्वतः ही वहां पर आकर्षित हो जाता है। अब सांस्कृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कारणों के अंदर हम देखो इसमें देख सकते हैं, इसका जो एक है कृषि का उद्भव होना, मानव बस्ती का विकास होना, या परिवहन तंत्र का जो है उसका विकास होना, या फिर हम कह सकते हैं औद्योगिकरण, नगरीकरण, वो सभी इसी के अंदर आते हैं। क्योंकि जब मनुष्य अपने समान संस्कृति या वहां पर रहना पसंद करता है तो स्वतः ही उस जगह कृषि का उद्भव होता है, वहां पर मानव बस्ती का विकास होता है, वहां पर क्या होता है, परिवहन तंत्र का जाल बिछ जाता है। तो इस तरीके से ये कारक प्रभावित करते हैं। तो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक मैं आपको बता दूं, अगर परीक्षा में आता है तो आपको लिखना बाद में है, पहले ये चार्ट बनाना है, फिर बाद में आप क्या करेंगे, यहाँ पर पॉइंट डालेंगे भौगोलिक कारक, फिर एक पॉइंट लेंगे मृदा, फिर मृदा के बारे में लिखना है, फिर जलवायु के बारे में लिखना है। इस तरीके से करना है। चार्ट जितना बनाएंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। और ये आप समझ गए जनसंख्या, और इसमें अगर इसी में ही अगर जनसंख्या वितरण के साथ में घनत्व भी आ जाए तो भी आप ये कारक वहां पर आसानी से दे सकते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे जनसंख्या घनत्व। देखिए जनसंख्या घनत्व क्या होता है, जनसंख्या वितरण क्या होता है, इस बारे में हम काफी अच्छी चर्चा कर चुके हैं पिछले विश्व की जनसंख्या वितरण में। मैंने आपको शायद वितरण बताया होगा कि वितरण के अंदर ये बताया जाता है कि किसी भी क्षेत्र पर जनसंख्या का फैलाव कैसा है। जैसे धरातल पर, समतल धरातल पर लोग ज्यादा रहते हैं, पर्वतों पर कम रहते हैं, मरुस्थल पर और कम रहते हैं, तो जनसंख्या का फैलाव किस प्रकार से है वो जनसंख्या वितरण के अंतर्गत आता है। तो बच्चों समझ में आ रहा होगा शायद आपको। तो जनसंख्या का वितरण तो ये हो गया, तो फिर जनसंख्या घनत्व क्या है? जनसंख्या घनत्व क्या है? जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है कि किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या, किसी भी क्षेत्र में जनसंख्या और उसके धरातल का अनुपात। तो जनसंख्या घनत्व क्या होगा, इसको हम समझ सकते हैं कि किसी भी क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की जनसंख्या व क्षेत्रफल का अनुपात क्या कहलाता है? जनसंख्या घनत्व कहलाता है। तो ये परिभाषा आ सकती है, साथ में इनका सूत्र भी आ सकता है। तो सूत्र क्या है इसका? सूत्र देखेंगे आप, सूत्र है कि किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या बटे क्षेत्रफल, यानी आप कह सकते हैं उस क्षेत्र का क्षेत्रफल, कह सकते हैं कि किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या बटे, आप लिखते किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या बटे धरातल का क्षेत्रफल। ये आपका हो गया जनसंख्या घनत्व का सूत्र भी आता है कभी एक नंबर के।
अच्छा, आपके दिमाग में ये आ रहा होगा बेटा कि जैसे हम आपको कहते हैं कि भाई हर चीज की इकाई होती है, जैसे मान लीजिए समय की इकाई होती है, मिनट बोलते हैं, घंटा बोलते हैं। अगर हम बात करें कि भाई आप चीनी लेकर आ रहे थे 1 किलो 2 किलो, तो वैसे इसकी भी इकाई होनी चाहिए। तो इसकी इकाई जो भी आती है, जो भी इसका मान आता है, और तो इसकी भी इकाई होती है। इसकी इकाई होती है व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूं। जैसे एक प्रश्न आ जाए आपके पास में कि किसी नगर की जनसंख्या 10 लाख है तथा क्षेत्रफल उस नगर का क्षेत्रफल 1000 वर्ग किलोमीटर है, 1000 वर्ग किलोमीटर है, तो जनसंख्या घनत्व क्या होगा? तो जनसंख्या घनत्व आपको निकालना है। तो कैसे निकलेंगे? पहले आप सूत्र लिखेंगे कि नगर का जनसंख्या घनत्व, और फिर सामने लिखेंगे आप, सूत्र लगाएंगे आप, किसी क्षेत्र की जनसंख्या कितनी है? 10 लाख है। कितनी है? 10 लाख है। आपका धरातल का क्षेत्रफल कितना है? 1000 आपका है, 1000 है। आपने कट किया तो आपका आ गया 1000। अब 1000 लिखना काफी नहीं है, गलत हो जाएगा। आपको लिखना 1000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो यहां से एक नई परिभाषा बनती है कि प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाली जनसंख्या उस क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व कहलाती है। उस क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व कहलाती है। समझ गए? तो ये एक 3 परिभाषा बन गई कि किसी क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की जनसंख्या और क्षेत्रफल का अनुपात जनसंख्या घनत्व कहलाता है। ये किसी क्षेत्र की जनसंख्या, धरातल का क्षेत्रफल आप सूत्र हो गया। और प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों की जनसंख्या उसी क्षेत्र की जनसंख्या घनत्व कहलाती है। अब कुछ इसके अंदर हम और बताते हैं आपको कि अगर हम राजस्थान की बात करें, राजस्थान की बात करने से पहले हम एक चीज लेते हैं यहां पर कि जनसंख्या वृद्धि में किस प्रकार से परिवर्तन हुआ है। यानी हम यहां पर कर सकते हैं कि भारत की जनसंख्या घनत्व की प्रवृत्तियां, ये शब्द आता है, आप अटक जाते हैं। प्रवृत्तियां भी आ सकता है, परिवर्तन भी आ सकता है। भारत की जनसंख्या घनत्व की प्रवृत्तियां देखिए आप कि 1901 के अंदर भारत की जनसंख्या थी, वो थी 77 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ये आंकड़े आपको याद रखने, या आपको क्वेश्चन के अंदर थोड़ी सी हेल्प करेंगे, अच्छा आपका क्वेश्चन बन जाएगा। 1951 में आपकी जनसंख्या घनत्व है भारत का 117 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 1951 के बाद में 1981 के अंदर 1951 में 117 है, और 1981 में कितना है? 216 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। 1981 के बाद में 2001 में है 325 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, और 2011 में जो अभी अंतिम जनगणना है, अभी हुई नहीं, उसके बाद 21 वाली, वहां पर है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो भारत की जो जनसंख्या घनत्व है इस वक्त 382 है। वैसे उसी परिप्रेक्ष्य में अगर हम राजस्थान का लें, तो राजस्थान का जो जनसंख्या घनत्व है वो है 201 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, है ना। और उस स्थान से राजस्थान का, किस स्थान से? जनसंख्या घनत्व के हिसाब से राजस्थान का भारत में 24वां स्थान। कौन सा स्थान है? 24वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 24वां स्थान है। तो ये जनसंख्या घनत्व का एक मतलब आप समझ गए, परिभाषा ले लिया आपने, यहां से सूत्र ले लिया, एक एग्जाम्पल कर लिया, और ये इसकी परिवर्तन है कि किस प्रकार से हम देख रहे हैं कि जनसंख्या घनत्व किस प्रकार से बढ़ रहा है, किस तरीके से बढ़ रहा है, और 382 इस वक्त है। तो आपने जो जनसंख्या घनत्व को पढ़ लिया है, अब इसके बाद में जो कुछ फैक्टर्स है वो पढ़ेंगे हम कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य कौन से हैं। अब यहां पर वही बात आएगी जो जनसंख्या वितरण में है।
आप इसमें कारण ढूंढेंगे कि वहां पर वही राज्य जनसंख्या घनत्व में ऊपर क्यों है, और आपको मिल भी जाएगा कारण अगर आप इसको संबंधित करेंगे कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक क्या रहे थे। अगर हम बात करें सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य, आपको ये याद रहना चाहिए कि ये 2011 के हिसाब से है। भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? 382। मैं आपको बता चुका हूं व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, ये भी बात कर चुके हैं। तो पहले नंबर पर जो आएगा वह है बिहार। ये बदल चुका है, पहले पश्चिम बंगाल रहता था लेकिन अब बिहार है, और बिहार का जनसंख्या घनत्व रहा है 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। दूसरे नंबर पर है पश्चिम बंगाल, जो पहले नंबर पर था, अब ये थोड़ा सा नीचे आ गया है, दूसरे नंबर पर आ गया है, और इसका है 1029 के करीब है, 1029। तीसरे नंबर पे आपका कौन सा है? आपके तीसरे नंबर पे आएगा केरल। कौन सा आएगा? केरल। और केरल का जनसंख्या घनत्व है 859। कितना है? 859। चौथे नंबर पे आपका जो आएगा वो है आपका यूपी, और यूपी का जनसंख्या घनत्व जो आएगा वो है 829। और फिर पांचवें नंबर पर आपका आएगा तमिलनाडु। क्या आएगा? तमिलनाडु आएगा, और इसका कितना है? 555 है। कितना है? 555। ठीक है ना। अब आपको यहां पर समझने वाली बात है कि जनसंख्या घनत्व हम देखें तो ये भी आप उत्तरी भारत का राज्य है, ये भी उत्तरी भारत का राज्य है, और ये भी उत्तरी भारत का राज्य है। दक्षिणी भारत के दो राज्य हैं, तो यहां से 2-3 प्रश्न बनते हैं। पहली बात तो ये आता है कि दक्षिणी भारत के बिहार, पश्चिम बंगाल और यूपी क्यों है? क्योंकि यहां पर समतल धरातल है, यहां पर उपजाऊ मिट्टी है, खाद्यान्न की उपलब्धता है, इस कारण यहां पर जनसंख्या घनत्व ज्यादा है। केरल, तमिलनाडु क्यों है? क्योंकि यहां पर क्या केरल में शिक्षा का ज्यादा केंद्रीकरण पाया जा रहा है, नगरीकरण अच्छा सुख सुविधा है। तमिलनाडु के अंदर भी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, जैसे बेंगलुरु यहाँ पर है, जो एक तरीके से इसको हम तकनीक की एक सिटी कहते हैं। यहाँ पर अच्छी तकनीक है, अच्छे रोजगार के अवसर, इस कारण यहाँ पर हो रहा है। प्रश्न यहाँ पर बनता है, सुनिए आप, दक्षिणी भारत के सर्वाधिक घनत्व वाले राज्य, तो यहां से आप लेंगे पहले नंबर पे केरल हो जाएगा और दूसरे नंबर पर आपका तमिलनाडु हो जाएगा। ठीक है ना। अगर आता है उत्तरी भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य तो बिहार है, भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य तो भी बिहार है, लेकिन आ जाए दक्षिणी भारत का सर्वाधिक घनत्व वाला राज्य तो क्या होगा उसका उत्तर? उसका उत्तर होगा केरल होगा। और कारण वही कर सकते हैं आप, नगरीकरण कर सकते हैं आप, खनिज नहीं कर सकते यहां पर क्योंकि खनिज नहीं है यहाँ पे, लेकिन नगरीकरण कर सकते हैं, उच्च शिक्षा के अवसर कर सकते हैं, रोजगार के अवसर कर सकते हैं, और एक तरीके से सामाजिक शांति, जहां पर सामाजिक शांति रही वहां पर लोग रहना पसंद करेंगे, तो एक तरीके से यहां पर ही आ जाएगा। अच्छा, फिर इसके बाद में हम करते हैं यहां पर सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, ये आप काफी समय से पढ़ रहे हैं, आपको याद भी होगा, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश कारण ढूंढने चाहेंगे, पर्वतीय है, एक राज्य है, समतल धरातल नहीं है, पर्वतीय राज्य है, नदियों का बहाव क्षेत्र है, ढाल क्षेत्र है, तो वहां पर जैसे ब्रह्मपुत्र नदी आती है वहां से, इस कारण वहां पर है। और 17 है, केवल कितना है? 17 है। तो ये तो हो गए राज्यों के हिसाब से। अब सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला यूटी यानी यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश, वो है आपके दिल्ली और चंडीगढ़। दिल्ली क्यों है भैया? राजधानी है, लोग रहना पसंद करते हैं, और दिल्ली के पास में एक केंद्र शासित प्रदेश हो रहा है चंडीगढ़। दिल्ली का है 11,297 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। छोटी सी जगह है, पूरा भारत के लोगों की नजरें वहां पर है, वहां लोग रहना पसंद करते हैं। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला यूटी, इसमें आएगा आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। इनको एक बार नक्शे में भी देख लें, आपको समझ में आ जाएगा। पहले अगर हम बात करें यहां पर, तो आपके मैंने बात किया पहले नंबर पे कौन है? पहले नंबर पे आपका बिहार है, ये आपका बिहार। दूसरे नंबर पे आपकी क्या बात करी मैंने आपसे? बिहार के बाद क्या बात करी? पश्चिम बंगाल। तीसरे नंबर पे आपकी बात करी केरल। केरल कहां है आपके? यहां पर रहा, केरल यहां पर आ गया। फिर चौथे नंबर पे आपकी बात करी हमने यूपी, यूपी ये रहा। और पांचवें पे बात करी तमिलनाडु, केरल के पास में तमिलनाडु। सबसे दिल्ली आपका यहां पर है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। दिल्ली आपका कहां पर आ जाएगा? दिल्ली आएगा, दिल्ली यहां पर है आपकी, ठीक है ना।
तो इस तरीके से आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह यहां पर आ जाएगा, है ना। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा नक्शे के अंदर भी देख लेना है। अब हम इसमें पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, जनसंख्या घनत्व के प्रकार। जनसंख्या घनत्व के प्रकार मैं कोशिश करूंगा कि आपको रटना ना पड़े, सीधा सीधा सूत्र आता है, सूत्र लिखना है, सूत्र से परिभाषा बन सकती है, आप वहां पर करेंगे तो आपको वहां पर अच्छे नंबर मिल सकते हैं। आपको मैं कोशिश करूंगा रटना नहीं पड़ेगा। तो यहां पर है जनसंख्या घनत्व का प्रकार, जनसंख्या घनत्व के प्रकार। तो आप जनसंख्या घनत्व के प्रकार आप पढ़ेंगे तो जो पहला प्रकार है वो है गणितीय घनत्व। गणितीय घनत्व, अब गणितीय घनत्व का मतलब समझ रहे हैं आप कि गणना करके द्वारा, तो जो हम गणितीय जो घनत्व निकालते हैं वो यही है। तो यहां पर इसका सूत्र आएगा कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल। तो आप इसकी परिभाषा क्या बनाएंगे, किसी भी क्षेत्र में वहां की कुल जनसंख्या और क्षेत्रफल का अनुपात गणितीय घनत्व कहलाता है। दूसरा जो इसके अंदर आएगा वो आएगा आर्थिक घनत्व। कौन सा आएगा, आर्थिक घनत्व। देखिए आर्थिक घनत्व को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। आर्थिक का मतलब होता है, मैंने आपको पहले बताया था, आर्थिक क्रिया वो क्रिया होती है जिससे आपको काम तो हर कुछ होता है, उठना है, बैठना है, सब क्रिया होती है, लेकिन जिस क्रिया से अर्थ का अर्जन हो उससे हम आर्थिक क्रिया कहते हैं। और अर्थ का अर्जन होगा संसाधनों से, पूरी भूमि से नहीं होगा, संसाधनों से होगा। जिसमें मिट्टी आ गई, जिसमें आपके खनिज आ गए, जल आ गया, पेड़ पौधे आ गए। तो यहां पर आर्थिक घनत्व में क्या लेंगे आप, जनसंख्या तो पूरी आएगी, ध्यान रखना, कुल जनसंख्या, लेकिन पूरा क्षेत्रफल ना आकर हम लेंगे कुल संसाधन। कुल संसाधन क्या लेंगे, कुल संसाधन। तो आप कैसे इसको रिलेट करेंगे कि भैया आर्थिक घनत्व जो होता है, अर्थ अर्जन होता है, वो संसाधनों से होता है। इस क्षेत्रफल में जो संसाधन है, तो जो बंजर भूमि है, जो मरुस्थल है, उसको हमने इस पे नहीं लिया, केवल संसाधनों। अब तो मरुस्थल से भी आप सौर ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन जिनसे नहीं कर पाते हैं, जैसे मान ली साइबेरिया का है या फिर अंटार्कटिका है, तो कुल संसाधन लेंगे। कुल जनसंख्या तो रहा और कुल संसाधन आ गया। तीसरा मैं आपको चौथा एक साथ लेना चाहूंगा, कायिक घनत्व, कायिक घनत्व और एक है कृषक घनत्व, एक है कृषक घनत्व। अब क्या हुआ, तो यहां पर कायिक घनत्व, कृषक घनत्व कुछ ध्यान से समझिएगा। यहां पर क्या आएगा आपके पास में, देखो कायिक घनत्व और कृषक घनत्व में अंतर क्या है, आप यूं समझिए कि यहां पर आप खेतीबाड़ी करते हैं, जैसे मान लीजिए मैं खेती नहीं करता हूं, तो क्या मैं कृषि पर निर्भर नहीं हूं, क्या मैं खाद्यान्न नहीं खाता हूं, निर्भर हूं। एक किसान तो पूरी तरीके से निर्भर है, लेकिन बाकी जनसंख्या भी निर्भर है। तो यहां पर तो आएगी कुल जनसंख्या, पहली बात तो देखो यहां पर आएगी कुल जनसंख्या, ठीक है। और कृषक में आएगी केवल कृषक जनसंख्या। क्या आएगी, कृषक जनसंख्या। क्यों, क्योंकि यहां पर कुल जनसंख्या आएगी, कृषक जनसंख्या आएगी, और आपके अनुपात में आएगा, पूरी भूमि नहीं लेंगे हम, यहां पर लेंगे कृषि भूमि का क्षेत्रफल। यानी कायिक का मतलब होता है, इसका यूं समझिए कि एक सामान्य मनुष्य भी खाद्यान्न के लिए कृषि भूमि पर निर्भर है। किस पर निर्भर है, कृषि भूमि पर निर्भर है। तो यहां पर आएगा कृषि भूमि का क्षेत्रफल, ठीक है। लेकिन एक किसान, कृषक में केवल किसान जनसंख्या निर्भर है, तो यहां पर आएगा वही कृषि भूमि का क्षेत्रफल, ठीक है। तो आप समझिए कायिक घनत्व होता है कुल जनसंख्या। आप पूछेंगे सर यहां कुल क्यों आई, जबकि कृषि भूमि का, देखो किसान कृषक में दोनों में कृषि भूमि ली, ठीक है, समझ में आ गई बात। लेकिन कुल क्यों ली, क्योंकि जो व्यक्ति खेती नहीं करता है वो भी कृषि पर निर्भर है खाद्यान्न के लिए, ठीक। तो यहां पर कुल जनसंख्या आ गई, यहां पर कृषक जनसंख्या आ गई है, इसलिए यहां पर कृषक लिए और यहां पर कुल लिए कृषि भूमि का क्षेत्रफल। अब पांचवा जो हम लेंगे वो आप लेंगे पोषण घनत्व। क्या लेंगे, पोषण घनत्व। अब देखिए पोषण हम बात करते हैं, पोषण कहां से प्राप्त करेंगे, पोषण आप रबर खा के तो प्राप्त नहीं करेंगे, पोषण आप जूट खा के तो प्राप्त नहीं करेंगे। पोषण के लिए आपको खाद्यान्न फसलें चाहिए। क्या चाहिए, खाद्यान्न फसलें चाहिए। तो यहां पर आपके पास जो भोज्य फसलें भी होती है, तो यहां पर आएगी कुल जनसंख्या तो आएगी, क्योंकि जनसंख्या तो चाहे किसान हो चाहे कोई भी हो, पोषण सबको चाहिए, कुल जनसंख्या। और यहां पर नीचे आ जाएगा भोज्य फसलों का क्षेत्रफल, भोज्य फसलों का क्षेत्रफल। तो ये आपके कृषि घनत्व का, सॉरी जनसंख्या घनत्व का आपके प्रकार हो गया, गणितीय घनत्व हो गया। कहीं से भी आपको परिभाषा बनानी हो, जैसे पोषण घनत्व की बनानी हो, तो आप लगाएंगे किसी भी क्षेत्र में कुल जनसंख्या, तो वहां की भोज्य फसलों के क्षेत्रफल का अनुपात पोषण घनत्व कहलाता है। रटना नहीं है, जहां पर आप रटेंगे, शब्दों को याद करेंगे, वहां पर आप
खुद बंध जाएंगे। आपको बंधना नहीं है, आपको उड़ना है, खुलना है। उसके लिए क्या होगा कि आप परिभाषाएं बनाएं। कार्य कृषक घनत्व क्या होगा? किसी क्षेत्र में किसानों की जनसंख्या, कुल कृषक जनसंख्या तथा कुल कृषि भूमि क्षेत्रफल का अनुपात कृषक घनत्व कहलाता है। यहां पर इन दोनों को रिलेट करना है कि यहां किसान से मतलब है और यहां पर आपको सारी जनसंख्या से मतलब, कुल जनसंख्या से मतलब है जो सभी कृषि भूमि पर निर्भर करती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको जनसंख्या घनत्व समझ में आ गया होगा और आपने इसको सही ढंग से कर भी लिया होगा। हम यूं ही आगे बढ़ते रहेंगे। अब मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर लेके आऊंगा आपके लिए जनसंख्या वृद्धि और कुछ अन्य तथ्य लेकर आऊंगा। आप इसको पढ़ते रहिए और साथ के साथ, अब समय कम है, आप अपने जो रिवीजन है उसको बार बार करते रहिए, क्योंकि रिवीजन के द्वारा ही आप आगे बढ़ सकते हैं। ओके बेटा, थैंक यू।